कल हम उसमें जनजाति के बारे में बात कर रहे थे। किस प्रकार का उनका रहन सहन है, किस प्रकार के उनके आवास हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं किस प्रकार की है, भोजन किस प्रकार का करते हैं, उन सब के बारे में बात हमारी हो गई थी। और आंशिक रूप से हमने उसमें जनजाति के औजार और हथियार के बारे में भी पढ़ लिया। एक बार इनके औजार और हथियार जो हैं उनको देख लेते हैं। ये इनके औजार और हथियार हैं। भाले ये शिकार करने का काम करते हैं, तो या तो जिराफ की हड्डियां जो होती है उनसे, और जो ये शिकार करते हैं उनकी हड्डियों को घिस के नुकीला बना के और उनसे ही भाले और तीर बनाते हैं और उसी से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। कुछ अस्त्र भी होते हैं इनके और कुछ शस्त्र भी होते हैं। देख सकते हैं शिकार करते हुए दिख रहा है, हाथ में धनुष है और तीर बना हुआ है। और किन किन जैसे किसी जानवर के झगड़े का है तो इससे भी इन्होंने हथियार बना रखा है और ये इस प्रकार से इन्होंने क्या है, इन्हें हथियार बनाते हैं। इसके बाद भोजमय जनजाति किस प्रकार के बर्तन और पात्र काम में लेती है उनको भी हम देख लेते हैं। भोजमय जनजाति के पास बर्तन जो है बहुत कम होते हैं। जैसा कि हमने कल बात की थी कि मुख्य रूप से जो इनके बर्तन होते हैं वो शुतुरमुर्ग के अंडे से, उसके खोल से बने हुए होते हैं, या फिर पत्थर की जो चट्टानें होती है अगर वो कहीं से टूट के मिलती है तो उसमें जो गहराई वाला भाग होता है उसको भी ये बर्तन के रूप में काम में लेते हैं। तो इनको वैसे भी जो इनके बर्तन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। उसमें लोग जल रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, देखिए सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो बहुत विशालकाय होता है, अपने पानी के बर्तन के जितना बड़ा तो होता ही है, उसमें क्या करते हैं, पानी भरते हैं। ये लोग शुतुरमुर्ग के अंडे से आभूषण भी बनाते हैं। वस्तु को एकत्रित करने या ले जाने के लिए हिरण की खाल से थैली बनाई जाती है। भोजन रखने के प्याले व अन्य बर्तन लकड़ी के बने होते हैं। किसका, हिरण की खाल के जो है जैसे थैले नुमा कुछ बनाते हैं और भोजन को रखने के लिए जो लकड़ी के प्याले या बर्तन बनाते हैं। इसके बाद भोजमय जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या क्या है, एक बार उनके विषय के अंदर बात कर लेते हैं। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि लोग हैं समूह में रहते हैं, लेकिन उनके जो समूह की संख्या है वो 20 या 20 से कम सदस्य सम्मिलित होते हैं। उसमें लोगों का जो दल है बहुत छोटा होता है, जैसा कि संख्या दिख रही है 20 या 20 से कम, तो इनका जो दल होता है बहुत छोटा होता है। ये लोग जागृत होने तथा भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। सभी जातियां जो है, ये सभी जितनी भी जनजातियां हैं वो जादू टोनों में, भूत प्रेत में और अंधविश्वास होती है। उसमें लोगों की जो है इनके दो भगवान आते हैं, पहला जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। इनकी मान्यता है कि इनके जो भगवान हैं वो दो हैं, एक तो पूर्व में रहने वाला और एक पश्चिम में रहने वाला। उसमें लोगों को बीमारी एवं प्रेत आत्माओं से बचाने के लिए ओझा, जो हमारे मंदिरों के अंदर जैसे पुजारी वगैरह होते हैं या बुफे वगैरह होते हैं, उस प्रकार में क्या होता है, ओझा होता है। उसमें लोगों की चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्व प्रसिद्ध है। ये लोग चट्टानों के ऊपर चित्रकारी करते हैं जो विश्व में विख्यात है। इनकी क्राफ्ट वस्तुएं प्रसिद्ध है, जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल से आभूषण, जिराफ के पैर की हड्डियों के बने और तीर कमान और स्कैल्प। इनका वातावरण समायोजन किस प्रकार का है, वातावरण समायोजन इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। कम सामान, कम बच्चे तथा अपने सामान के बंटवारे के कारण स्वतंत्र घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। अकाल में महिलाएं जो है गर्भ धारण करना बंद कर देती है। जब इनकी अकाल की स्थिति होती है या खाने के लिए, जैसे एस्किमो लोगों के अंदर वृद्ध या फिर निशक्त जन जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो इनकी महिलाएं होती है वो क्या करती है, गर्भ धारण करना बंद कर देती है। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशु की जातियों में मादा एवं अल्प वयस्कों की हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। जब ये शिकार करते हैं तो मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं कि जो जिसका ये शिकार करने जा रहे हैं वो पशु मादा तो नहीं है, और अगर मादा भी है तो वो गर्भ से तो नहीं है। ऐसे जानवरों का क्या करते हैं, ये शिकार नहीं करते हैं तथा पशु के प्रत्येक भाग का पूर्ण उपयोग करते हैं। जैसे उसके मांस को काम में लेते हैं, उसकी हड्डियां जो उससे औजार बनाते हैं, उसकी जो चर्म होती है उससे अपने सामान रखने के लिए जो
हैं वो बनाते हैं। तो एक प्रकार से इसका पूर्ण उपयोग करते हैं, रेस्ट इनका कुछ भी नहीं जाता उसके अंदर। आधुनिक संस्कृति के साथ इनका संपर्क क्या है, वर्तमान में ये आर्किड के साथ साथ आदिम निर्वाह कृषि करने लगे हैं, केवल जीवन निर्वाह के लिए। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं, जैसे अभी थोड़े समय पहले हमने पढ़ा कि शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपर ही चित्रकारी करते हैं, या पत्थर की जो चट्टानें होते हैं उनके ऊपर भी चित्रकारी करते हैं। तो उनका क्या करते हैं, ये व्यापार करते हैं। अब इनके पहनाव में भारी परिवर्तन आया है। अब ये जो है सामान्य रूप से अलग प्रकार के वस्त्र पहनने लगे हैं। इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट जनजाति आती है वो है भील। भील जनजाति के बारे में हम पढ़ें उससे पहले भारत के अंदर जो जनजाति होती है किन किन चीजों या जो क्या विशेषताएं होती है जनजाति की कि उन्हें जनजाति के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए भारत में इस समय अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो लगभग 700 है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के निम्न आधार हैं, वो देख लीजिए। तो उनमें आदिम लक्षण जो प्राचीन है आदिवासियों के जैसे उनके अंदर लक्षण होने चाहिए। दूसरा, उनकी स्वयं की विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। उनका जो है भौगोलिक पृथक्करण होना चाहिए, जैसे भारत के अंदर भी जितनी भी जनजातियां हैं, जैसे गोंड हो गई, नागा हो गई, भील हो गई, मीणा हो गई, ग्रासिया हो गई, सेरिया हो गई, ये सब क्या है, इनकी भौगोलिक परिवेश अलग से है। ये हमारे साथ या हमारी संस्कृति के साथ वर्तमान में तो फिर भी रहने लगे हैं, लेकिन ये अपने अलग ही निश्चित किसी भूभाग के अंदर रहते हैं। समाज के एक बड़े भाग से जो संपर्क है उसमें संकोच रखते हैं। समाज जो दूसरा जैसे जो दूसरे मानव समुदाय हैं उनसे संपर्क करने में थोड़ा सा क्या करते हैं, संकोच रखते हैं, भय रहता है इनको। और आर्थिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चिकित्सकीय किसी प्रकार का हम अगर जो देखें तो क्या होता है, इसका पिछड़ापन पाया जाता है। इन सब चीजों को मुख्य रूप से 5 चीजें हैं, ये जिसमें सम्मिलित होती है वो क्या होते हैं, हमें अनुसूचित जनजाति के अंदर उनको क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। भारत के अंदर इसकी अनुसूचित जनजाति है जो है भील। देखिए ये भील है, हमें नजर आ रहा है किस प्रकार इनका पहनावा होता है और क्या है। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का द्वितीय स्थान है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है पीड़ाओं की, उसके बाद जो द्वितीय स्थान है वो है भीलों का। निवास क्षेत्र के भूभाग के आधार पर इनकी 2 प्रजातियां हैं। निवास क्षेत्र के कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर निवास करते हैं उसके आधार के ऊपर इनकी जो जनजाति है या इनकी जो उपजातियां हैं वो 2 भागों में, एक होती है पावली और दूसरी होती है बागड़ी। पावली जो है उसके अंदर ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले जो भील होते हैं वो पावली जनजाति में सम्मिलित होते हैं, और मैदानी भागों में रहने वाले जो भील हैं वो बागड़ी जनजाति के अंदर सम्मिलित होते हैं। राजस्थान में एक प्रदेश भी है बांगड़ का प्रदेश, ठीक है, तो वो इसी आधार पर है। इनकी बांगड़ी अलग से एक भाषा भी है, 100 गांव का समूह भी उसको बोलते हैं। संथाल और गोंड जनजाति के बाद भील भारत की तीसरी बड़े जनसमूह। देखिए राजस्थान में तो इनकी जो जनसंख्या है वो दूसरे स्थान पर है, लेकिन भारत में संथाल और गोंड जनजाति के बाद जो इनकी संख्या है उसकी दृष्टि से कौन से स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। पूछा जा सकता है प्रश्न, तो इनको ध्यान रखें। इनकी कई बार उपजातियों की बातें पूछ लिया जाता है, या सिर्फ ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि पावली क्या है स्पष्ट कीजिए, ठीक है, या बागड़ी क्या है उसके बारे में बताइए। अब भील क्या है, भील की परिभाषा देख लीजिए। देखिए भील शब्द की उत्पत्ति जो है द्रविड़ भाषा के भीलू शब्द से हुई है। भीलू शब्द या भीलू शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि तीरंदाज। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? तीरंदाज। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया मूल रूप से मानते हैं जिसका अर्थ है भेजना या मारना तथा वध करना। कुछ लोग मानते हैं कि जो भील है ये इसका जो शब्द है वो तीरंदाज से नहीं, जबकि भेजना या मारना अथवा वध होना इसके आधार पर जो है इसका हुआ है। कुल मिला के इनकी जो तीरंदाजी में निपुणता के कारण माना जाता है कि तीरंदाजी के अंदर जो इनकी निपुणता है उसके आधार पर इन्हें माना जाता है। भीलों की उत्पत्ति के संबंध में पौराणिक जो मत है वो क्या है, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं या पुरानी जो मान्यताएं हैं उनके आधार पर भीलों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये हम एक बार देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। रामायण के अंदर भी इसका निषाद राज का उल्लेख मिलता है, हम आगे पढ़ेंगे। एक बार जब भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे उसी समय निषाद ने अपने पिता शिव के बेल नंदी को मार दिया था। तब भगवान शिव ने दंड स्वरूप
पर्वतीय क्षेत्र में निर्वासित कर दिया था। पुराणों के माध्यम से कहा जाता है कि भील निषाद की ही संतान है। किसी समय शिव पूजा कर रहे होंगे तो उस समय निषाद ने उनके जो नंदी है उस पर तीर चला दिया और भगवान शिव जो है उन्होंने नाराज होकर और अपने इस पुत्र को जंगल के अंदर रहने के लिए छोड़ दिया या फिर उसको देश निकाला दे दिया एक प्रकार से। तो तब से क्या है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है भीलों की। महाभारत में एकलव्य का वर्णन मिलता है। एकलव्य का संबंध भी भील जनजाति से ही था। इसके बाद रामायण में भी सबरी नामक महिला का वर्णन मिलता है। सबरी के झूठे हुए श्री राम ने हराए थे, तो सबरी नामक महिला का भी जो है वर्णन मिलता है। दंडकारण्य में झूठे बेर खिलाए थे, यहाँ पे दंडकारण्य कर लेना का संबंध भी भील जनजाति में था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भील मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणी में रहने वाले लोग थे। भीलों ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता भी की थी। राणा पूजा वो हम सब जानते हैं। और अकबर ने जब मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय महाराणा प्रताप के जो साथ देने वाले जो लोग थे वो भी कौन थे, भील थे। देख सकते हैं भीलों को। ये श्री राम सखा निषाद राज है, इनकी कहानी हम सब जानते हैं। और महाराणा प्रताप का जो है साथ देने वाले जितने भी भील हैं, इनकी शारीरिक विशेषता क्या होती है देख लीजिए एक बार। ये लोग नाटे करके होते हैं। जिस प्रकार उसमें जो है ऊंचाई कम होती है, हाइट कम होती है, उसी प्रकार ये भी क्या होते हैं, नाटे रंग के होते हैं। इनका जो रंग है गहरा काला होता है। इनकी नाक चौड़ी होती है, इनकी आंखें लाल, बाल रूखे तथा जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। इनका जो शरीर है वो संगठित और सुडौल होता है। देखिए भील मुख्य रूप से क्या है कि पर्वतों में या वनों में रहते हैं, तो वहां पर पर्वतों के अंदर रहने वाला जो पर्वतारोही व्यक्ति होता है उनकी वैसे भी पांव जो है वो मजबूत होते हैं। तो इनका जो शरीर है वो सुडौल और संगठित होता है। सामान्य मान्यताएं हैं कि ये लोग पारिश्रमिक व ईमानदार होते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। ये लोग स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। महाराणा प्रताप का साथ जिस प्रकार से इन लोगों ने दिया तो हम देख सकते हैं कि इन लोगों को स्वतंत्रता कितनी प्रिय है। ये लोग चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। इसके बाद देखिए भील जनजाति के जो निवास क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। यह जनजाति दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है। देखिए स्वतंत्रता प्रेमी है, एकांत प्रिय है, जनजाति है तो वर्तमान संस्कृति से दूर रहना चाहते हैं। तो ये लोग कहाँ रहते हैं, जहाँ पर निर्जन, जहाँ पर सिर्फ इनकी जाति के लोग रहे, दूसरे लोग नहीं रहते। ऐसे प्रदेशों के अंदर जैसे रहते हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला हो गई, विंध्याचल हो गई, सतपुड़ा हो गई, खता पहाड़ी क्षेत्र भी हो गया। मुख्य रूप से भील 4 राज्यों के अंदर केंद्रित हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान में भीलों का जो केंद्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि से है। और मध्य प्रदेश में जो भीलों की जनजाति का केंद्र है वो धार, झाबुआ और रतलाम, ये 3 जिले हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पर ये जनजाति जो है बहुतायता के अंदर रहती है। मूल रूप से इनके निवास स्थान वो ये है। गुजरात में भीलों का जो केंद्र है पंचमहल, बड़ोदरा में है। महाराष्ट्र में भीलों का जो केंद्र है औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, धुले आदि जिलों में है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि मुख्य रूप से ये कहाँ से है। कुछ समय पहले या कुछ समय से यहाँ पर एक अलग से जहाँ पर भील जनजाति रहती है, यहाँ पर जैसे तेलंगाना के अंदर भाषा के आधार के ऊपर नए राज्य का निर्माण हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर भीलों के नाम पर भीलिस्तान नाम से नए राज्य के गठन की मांग चल रही है। ठीक है, तो ये अलग से क्षेत्र है। ये वाला जो पार्ट है राजस्थान का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का एक पार्ट है। और ये कुछ जिले हैं, कौन कौन से जिले इसके अंदर सम्मिलित हैं। इसके बाद भारत के अंदर इसके मैप को हम अलग से भी देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर जो है जनजाति पाई जाती है। देखिए जो हम मैप साथ के साथ देख रहे हैं आप इनको नोट करते जाइएगा, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो कई बार आपको स्थान भी दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि आप कौन सा स्थान है या कौन सी जनजाति आप निवास करती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। इसके बाद देखिए भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो क्या है, भीलों के निवास क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की होती है। इसके निवास क्षेत्र में लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये लोग रहते हैं पर्वतों में और वनों में हैं। इनके जो 33% भाग है वहां पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। भीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे अनाच्छादित पहाड़ियां, पहाड़ियों के ऊपर जो पहले पेड़ वगैरह थे उनको काटकर
उनके स्थान पर ये लोग निवास रहने लगे हैं। जो आच्छादन था वनों का वो समाप्त होता जा रहा है और पर्वतों के कटने जो वन हैं उनके समाप्त होने से अपरदित मिट्टी होती जा रही है और वनों की कटाई बढ़ती जा रही है। इनके आर्थिक क्रियाकलाप आखेट और इनके बारे में हम अगली वीडियो के लिए चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।